जो चीज़ें हम ऑलरेडी अब तक कर चुके हुए हैं. Basically, we have studied linear model. लीनियर मॉडल में हमने लीनियर रिग्रेशन देखी थी. और हमने ये भी देखा था कि इसी लीनियर रिग्रेशन मॉडल को अगर एक थ्रेशोल्ड से गुजारा जाए तो दैट गिव्स अ क्लासिफायर. ठीक है. यानी रिग्रेशन में अगर आप जो बाइनरी क्लासिफिकेशन है उसमें अगर आप -1 और 1 लेबल्स दे दें और वो जो भी रिजल्ट आए, लेट मी कॉल दैट रिजल्ट एज W ट्रांसपोज XI प्लस W नॉट, इसको अगर आप एक थ्रेशोल्ड से गुजार दें, लेट्स से इज ग्रेटर इक्वल टू सम वैल्यू T, देन दिस बिकम्स अ डिसीजन कि इट बिलोंग्स टू क्लास 1 और क्लास -1. इस थ्रेशोल्ड को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि कोई एक फंक्शन है G जो इनपुट लेता है W ट्रांसपोज XI प्लस W नॉट और रिजल्ट देता है -1 एंड 1. मेक सेंस? यस सर. सो रिग्रेशन को भी क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है. जो लीनियर मॉडल था उसको एक ये G फंक्शन नॉर्मली साइन फंक्शन होता है, SIGN, इसकी इंप्लीमेंटेशन जैसे भी कर लें. इसके बाद हमने देखा लॉजिस्टिक रिग्रेशन. लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो था ये है तो ये लीनियर मॉडल ही, लेकिन ये लीनियर मॉडल इस सेंस में है कि ये जो बाउंड्री देता है ना दो क्लासेस के दरमियान, दैट इज अ लीनियर बाउंड्री. दैट्स अ लीनियर बाउंड्री. सो द बाउंड्री इज लीनियर. और अगर आपको याद हो तो ये कुछ इस तरह से है, जो it gives a probability of being class 1. So probability that y belongs to 1 given x, that is basically xi कर लें, इसको y hat कर लें I. So that is basically 1 over 1 plus e raised to the power minus w transpose hat, अगर मैं इसके अंदर ही वो include कर लूँ xi. Yes? So then you can see if this probability is larger than 0.5, for example, then it belongs to class 1. If the probability is smaller than 0.5, then it belongs to class 0 or -1, whatever you have labeled. Make sense? Yes, sir. Okay. Now I want to extend this to multiple classes. Let me just... multiple classes. So let's say you have more than 2 classes. Let's say you have x1, x2, ... xn, and corresponding labels, let's say 1, 2, 1, 3, ... several labels. Okay, so how to build a multi-classifier, the classification scheme for more than 2 classes? Any idea? What should we do? What should we do? तो क्वेश्चन रिपीट कर देंगे. क्वेश्चन ये है कि हमारे पास बाइनरी क्लासिफायर है, लेट्स से लॉजिस्टिक रिग्रेशन. लेट्स से लॉजिस्टिक रिग्रेशन बाइनरी क्लासिफायर है. It returns the probabilities of being class 1 and it accepts X a matrix, Y a matrix, and it returns for every Y, it returns probability of that being in class 1, some implementation inside, some implementation here. So
how can we use this logistic, how can we use this binary class for classifying objects for more than 2 classes? क्वेश्चन समझ में आ गया? ओए बाय द वे सर मैंने क्या करा, आवाज आ रही थी बहुत ज्यादा। रिकॉर्डिंग ऑन की है भला? जैसे रिकॉर्डिंग हो ना, लेकिन आवाज आ रही है। रिकॉर्डिंग कब से ऑन हुई है? ठीक है, चल जैसे रही है? जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया तभी ऑन की थी। ठीक है, सही है, बस जबरदस्त। आवाज अड़ रही है? यस सर। अभी देख अब रही क्या थी, करें यार, पर ये सही तो आ रही। ज्यादा। अब सही आ रही है? यस सर, अब सही है। ओके, सो सवाल ये है कि मेरे पास एक बाइनरी क्लासिफिकेशन का फंक्शन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो मुझे प्रोबेबिलिटीज रिटर्न करता है मुख्तलिफ डेटा पॉइंट्स की कि वो क्लास 1 में हैं, प्रोबेबिलिटीज उसकी। हाउ कैन यू यूज दिस binary classification scheme if I have data that contains more than 2 classes, let's say 5 and so सर on, हम ये several कर classes सकते हैं are कि there वो एक क्लास मेरे में पास। है तो एक क्लास में है कि नहीं, या फिर अगर एक में नहीं है तो फिर दूसरी के साथ चेक कर सकते हैं, अगर दूसरी में नहीं है तो तीसरी के साथ चेक कर सकते हैं, यानी हर क्लास पे सेपरेटली बाइनरी अप्लाई कर दें। कैसे करके बताएं जरा? सर यानी कि अगर हम एक क्लास के साथ उसे टेस्ट करते हैं वो उसमें है कि नहीं, अब उसमें होता है ट्रेनिंग या कैसे नहीं करें? होता। ट्रेनिंग तो हमेशा बाइनरी क्लासिफिकेशन में होनी है ना, 2 क्लासेस के दरमियान ट्रेनिंग होनी है। तो एक तो सर तरीका ये एक हो सकता है, बताएं। एक का तो सर ये यानी पहले का जो रिजल्ट आएगा वो आगे प्रोवाइड दोबारा यूज कर सकते हैं दूसरी बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, फिर उसे दोबारा यूज कर सकते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन के लिए जो रिजल्ट आएगा। चले मैं यहाँ पे ना वो डेटा बना देता हूँ, ये लेट्स से क्लास 1 का डेटा है, ये क्लास 1 है, ये उसका x सारे एक्सेस, और ये उसके सारे लेबल्स y पड़े हुए हैं, ये क्लास 1 का डेटा है। ये क्लास 2 का डेटा है, लेट से मैंने सेपरेट आउट कर लिया, ये सारे एक्सेस पड़े हुए हैं क्लास 2 के, और ये सारे उसके लेबल्स पड़े हुए हैं। ये क्लास 3 का डेटा है यहाँ पे ना, उसके सारे फीचर वेक्टर्स और उसके लेबल्स। I have k classes, let's say I have k classes। अब जरा बताएं स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए। ये मेरे पास ट्रेनिंग डेटा है, ये सारा ट्रेनिंग डेटा है। So all these feature vectors, they have label 1, all these feature so let me, all these feature vectors they have label 1, all these feature vectors they have label 2, all these feature vectors they have label 3, and so on, and we have k different classes। अब जरा स्टेप बाय स्टेप बताएं हमें क्या करना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। यस सर आ रही है। यस सर। So जी सलाउद्दीन, आप कुछ आइडिया बता रहे थे, इफ यू कंटिन्यू। सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हम ये वैसे तो सर इसमें इस केस में तो ये भी कर सकते हैं, सारों को जोड़ के एक सिंगल वेक्टर बना दें और वेट्स को इस तरह एडजस्ट करें कि अगर क्लास 1 के आउटपुट हो तो उसके लिहाज से एडजस्ट हो जाए, क्लास 2 हो तो उसके लिहाज से एडजस्ट हो जाए। नहीं, कैसे कैसे तो कंक्रीटली बताएं ना। ये सारे फीचर वेक्टर्स हैं, इन सब का लेबल है 1, ये सारे Yes. फीचर वेक्टर्स हैं, इनका लेबल है 2। ये एक्स पूरा एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर काफी सारे कॉलम्स हैं, यानी हर कॉलम जो है वो एक फीचर वेक्टर है। सिमिलरली फॉर दिस एंड दैट, ट्रेनिंग जो है, जब वो ट्रेनिंग हमने देनी है तो इसमें हमने 2 क्लासेस एट मैक्स दे सकते हैं, 2 क्लासेस के फीचर वेक्टर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल्स। सो हाउ शुड आई मूव? ट्रेनिंग तो मैंने करनी है ना, किसी न किसी पॉइंट पे मैंने ट्रेनिंग करनी है, यस सर। सर अगर हम तो क्या करें? 1 2 3 को ही लें तो पहले हम एक 1 2 पे कर लें ट्रेन, फिर 1 3 पे, फिर 2 3 पे, फिर सर इनको अगर हम एवरेज आउट कर लें सारे मॉडल्स को, इसी तरह मतलब अगर हमारे पास k क्लासेस है तो उनके भी कम्बिनेशंस बना के उसका जो मॉडल बने मतलब डिफरेंट, उन्हें हम एवरेज आउट कर लें। ठीक है, बोला।
कि इन्होंने कहा है कि पहले हम 1 and 2 पे ट्रेन करते हैं। लेट्स से हमारे पास 3 क्लासेस हैं, 1, 2 and 3। let's just consider we do not have k classes, we just have 3 classes, because if we understand for 3 we understand for more। पहले हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन ट्रेन करते हैं। ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन को मैं LR लिखने लगा हूँ, लीनियर रिग्रेशन नहीं, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन 1 and 2 पे ट्रेन करते हैं, और इस मॉडल को मैं कह रहा हूँ मॉडल 1, 2, ठीक है। फिर हम एक और ट्रेनिंग करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की 1, 3 के ऊपर, और इस मॉडल का मैं नाम रख रहा हूँ लेट्स से 1, 3, and then we train logistic regression on 1, 2, 3, और इसका मैं नाम रख रहा हूँ इस मॉडल का whatever that model is 2, 3। अब मेरे पास एक टेस्ट पॉइंट आया है xt, that's a test point। अब मैंने इसको क्लासिफाई करना है कि ये क्लास 1 में है, क्लास 2 में है, ये क्लास 3 में है। पहली बात ज़हन में रखिएगा, जब आपने 1 और 2 पे ट्रेन करना है तो ये जो लेबल्स हैं 2 के ये सारे 0 होंगे, 1 के सारे लेबल्स 1 हो जाएंगे, क्योंकि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन रिक्वायर करता है 2 क्लासेस को और उनके लेबल्स 1 और 0 की फॉर्म में होने चाहिए, क्योंकि इसने प्रोबेबिलिटी लर्न करनी है। सिमिलरली जब मैंने 1 और 3 पे ट्रेन करूंगा तो 1 के सारे लेबल्स तो 1 होंगे, 3 के सारे लेबल्स जो हैं वो 0 कर दिए जाएंगे। जब मैं 2 और 3 पे ट्रेन करूंगा तो 2 के लेबल्स जो हैं, यानी ये सारे फीचर वेक्टर्स, इनको मैं 1 से इनकोड करूंगा, क्लास 3 के जितने भी लेबल्स हैं इनको मैं 0 से इनकोड करूंगा। ये क्लियर है ना? यस सर। यस सर। यस। यस सर। और ये जो मॉडल है बेसिकली ये W's हैं, ये W's ही हैं, W1, 2, W1, 3, ये W's मेरे पास आ गए 2, 3, ये मॉडल्स यही हैं, पैरामीटर्स हैं। अब मेरे पास एक टेस्ट पॉइंट आया है xt। अब या ये क्लास 1 का है, या ये क्लास 2 का है, या ये क्लास 3 का है। अब ये मेरे पास मॉडल्स मौजूद हैं, मॉडल 1, 2, मॉडल 1, 3, मॉडल 2, 3। अब मैं क्या करूं? मैं अज्यूम ये कर रहा हूं कि मॉडल 1, 2 के अंदर जब मैं xt को पास करूंगा तो ये मुझे प्रोबेबिलिटी देगा, ये जो वैल्यू मुझे देगा लेट्स से 0.7, ये वैल्यू होगी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट xt बिलोंग्स टू क्लास 1। क्लियर है? लेट्स से जब मैं xt को 1, 3 में दूंगा तो ये मुझे प्रोबेबिलिटी देगा, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट बिलोंग्स टू क्लास, लेट्स से क्लास 1 अगेन एज कंपेयर टू 3, लेट्स से दैट इज 2। और इसी तरह जब मैं 2, 3 में दूंगा तो इट विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी दैट इट बिलोंग्स टू क्लास, लेट्स से 2, लेट्स से दैट इज 0.6। यानी it always gives me the probability of being in the first class, whatever the first class is. If the first class is 2, it gives me the probability in that class as compared to this particular class and so on. अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि ये क्लास 1 में है, 2 में है या 3 में है? जी एनी आइडिया? इसको कहते हैं जी ऑल पेयर मल्टी क्लास, ऑल पेयर मल्टी क्लास। सर जिसकी जी, मैक्सिमम आई होगी प्रोबेबिलिटी वो होगा। लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो इसकी 1 के 2 के साथ कंपैरिजन में आई है ना। जब 1 को 3 के साथ कंपेयर किया है तो तब इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। यानी अगर ये वाकई क्लास 1 में है तो एज कंपेयर टू क्लास 2 and 3 बोथ 1 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। दिस इज समटाइम्स फिजिबल ऑल पेयर मल्टी क्लास, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि इसके जब मल्टी क्लास बनाते हैं ना ये सारे पेयर्स को लेके, it always sometimes it can have a region, क्लासिफिकेशन बाउंड्री के अंदर कोई ना कोई रीजन ऐसा रह जाता है जिसके अंदर अगर कोई डेटा पॉइंट आएगा तो वी आर कंफ्यूज्ड कि ये किस क्लास में जाएगा।
there is always a region of confusion. Not always, I mean, there is a chance that there is a reason of confusion. एक चीज, दूसरी ये ऑल पेयर मल्टी क्लास जो है ना, इट बिकम्स अनमैनेजेबल अगर आपकी टोटल नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज्यादा हो जाए. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी टोटल नंबर ऑफ क्लासेस k हैं, तो जितने मॉडल्स आपने ट्रेन करने हैं, दैट इज k choose 2, which is like, अगर आपकी 100 क्लासेस हैं, so it is like 100 square trainings, roughly like that. और अगर ये ट्रेनिंग जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो, यानी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में तो ट्रेनिंग जल्दी हो जाती है, बट if a binary classifier is, I mean, you have to do a lot of trainings, a lot of models have to be trained. Even after these many trainings, there is a chance that there will be a region in the decision boundary जिसमें अगर कोई data point आ जाए, so there is a confusion region always. Not always, I mean, there can exist. So this all pair multi-class idea seems fine. It has a computational problem as well as there is a confusion region that is there. मैं ये बता रहा हूँ without proof. इसका proof भी है. इसका proof भी है कि all pair में there is a confusion region. सर ठीक है जी? जी. सर ये बेहतर नहीं रहेगा कि पहले उसको एक ही मॉडल हो, उसे 1 पे ट्रेन किया जाए, 2 पे किया जाए, 3 पे किया जाए, बट ये किया जाए कि वेट्स इतने होने चाहिए कि जैसे एक आंसर में लेट्स अगर हम एक वेक्टर ले लेते हैं, वो वेक्टर 1 2 3 तीनों को रिप्रेजेंट करता है, यानी उनकी बेसिकली नंबर्स रिप्रेजेंट करेगा कि हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1 की कितनी आ रही है, 2 की कितनी आ रही है, 3 की कितनी आ रही है. तो जो वेट्स होंगे जो 1 पे ट्रेन होंगे तो वो 1 की प्रोबेबिलिटी को ट्रिगर करेंगे, जब 2 पे ट्रेन होंगे तो 2 की प्रोबेबिलिटी को ट्रिगर करेंगे, और जब 3 पे होंगे 3. तो अगर हम बाइनरी क्लासीफायर भी यूज करते हैं तो अगर हम 1 पे ट्रेन करेंगे तो बाइनरी क्लासीफायर ने तो यही कहना है वो 1 में है कि नहीं है, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी रहता है. जब आप 2 पे करेंगे तो वो ये बताएगा वो 2 में है कि नहीं है. तो इस तरह करके एक वेक्टर बनाया जाए एंड पे जो कि रिप्रेजेंट करे हर क्लास को. Excellent. So that's the basic idea जो अभी ये इन्होंने दिया है. मुझे नाम भूल गया यार आपका, हालांकि भूलना नहीं चाहिए. क्या नाम है आपका? सलाहुद्दीन सर. सलाहुद्दीन ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है, तो इस पे चलते हैं. मैं इस आइडिया को थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ, ठीक है. लेकिन ये जो मैंने बताया है ना कि यहाँ पे कंफ्यूजन रीजन होता है, इसका मैंने प्रूफ नहीं दिया. इसका बड़ा सिंपल पिक्टोरियल प्रूफ है, बिशप की किताब में है, कि अगर ऑल पेयर पे जाएंगे तो कंफ्यूजन रीजन जो है ना उसके एग्जिस्टेंस के चांसेस हैं. एंड जो टोटल नंबर ऑफ मॉडल्स हैं, देयर आर सो मेनी, मल्टी क्लास में एक्सटेंड करने के लिए जो ज्यादा बेहतर तरीका है वो अभी हमें सलाहुद्दीन ने बताया, और मैं उसको एलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ. Let's say this is all the data for class 1, and let's say this is all the data for class 2. और जरूरी नहीं है class 1 के जितने डेटा पॉइंट्स हैं class 2 के भी उतने ही हों, कम या ज्यादा हो सकते हैं. Let's say this is for class 3, and let's say this is for class 4. Let's say we have 4 classes. This is all the data. So what you can do is the following. Treat class 1 as class 1 and treat class 2, class 3 and class 4 combined as class 0. So what you do is अब आ रही है सर? अब आ रही है. अब आ रही है, अभी भी कट रही है. मैं थोड़ा सा पॉज ले लेता हूँ. यस सर आ रही है. आ रही है. अब आ रही है आवाज? ओके. सो मैं कह ये रहा था कि आप क्लास 1 को 1 से इनकोड कर दें, इसके सारे लेबल्स 1 कर दें. क्लास 2 के सारे लेबल 0 कर दें. क्लास 3 को भी 0, क्लास 4 को भी 0. अब आपके पास 2 क्लासेस होंगी, क्लास 1 एंड not 1. This is class 1 and this is not 1. Make sense? Yes sir. Yes, sir. Yes. अब आप एक मॉडल ट्रेन करें जो क्लास 1 और नॉट 1 पे होगा. एक मॉडल ट्रेन करें
और इस मॉडल को मैं कह रहा हूं मॉडल फॉर क्लास 1। हो जाएगा ये ट्रेन। और ये मॉडल हमेशा आपको प्रोबेबिलिटी दिया करेगा कि कोई भी जो टेस्ट पॉइंट है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्लास 1 में है। मेक सेंस? यस सर। ओके। दूसरा मॉडल आप ट्रेन करें क्लास 2 एंड नॉट 2। इसमें क्या होगा, इसमें जो क्लास 2 है, यार ये वेट कीजिएगा, मेरी ये कॉल आ रही है, मैं वो जरा ले लूं, ठीक है? यस सर। जी, आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो एक मॉडल ट्रेन करें जो 2 और नॉट 2 पे हो। इसमें आपने करना ही है कि सारे 2 को 1 से इनकोड कर देना है, इसके लेबल्स को, यानी ये अब क्लास 1 बन जाएगी, और बाकी सारी जो क्लासेस हैं वो 0 एज अ 0 एक्ट करेंगी। ये होगा 2 वर्सेस नॉट 2। 2 जो है वो एज अ क्लास 1 एक्ट कर रही होगी, यानी इसका लेबल 1 है, ठीक है? ये जो मॉडल होगा ये आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी दिया करेगा किसी भी डेटा पॉइंट की क्लास 2 में होने की प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एवरी अदर क्लास होगी, कंपेयर टू एवरी अदर क्लास। मेक सेंस? यस सर। अब आप एक और मॉडल ट्रेन करें जो 3 और नॉट 3 पे हो, और फिर आप एक और मॉडल ट्रेन करें जो 4 और नॉट 4 पे हो। अगर मेरे पास k क्लासेस हो तो मुझे कितनी ट्रेनिंग्स करनी पड़ेंगी? ये के ट्रेनिंग करनी पड़ेंगे के सर। ही सर। k k एज कंपेयर टू रफली k स्क्वायर, ठीक है ना? यस सर। Okay, यस सर। so now let's say I have a test point. Now let's say I have a test point xt and I want to know कि ये xt जो है वो क्लास 1 में है, क्लास 2 में है, क्लास 3 में है या क्लास 4 में है। So मैं इसको क्लास 1 में देता हूं और इसकी कोई वैल्यू आती है लेट्स से 0.7। क्लास 2 में इसकी कोई प्रोबेबिलिटी आ जाती है लेट्स से, क्लास 2 में होने की इसकी प्रोबेबिलिटी है लेट्स से 0.5। क्लास 3 में इसके होने की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एवरी अदर क्लास इज लेट्स से 0.4। क्लास 4 में इसकी प्रोबेबिलिटी जो है लेट्स से दैट इज 0.1। अब आप क्या समझते हैं, ये क्लास 1 में है, 2 में है, 3 में है या 4 में? क्लास 1 में सर। क्लास 1 में। एंड नाउ द डाउट इज नॉट देयर। पहले जब क्लास 1 में आप कह रहे थे तो आप कह रहे थे दिस इज क्लास 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, बट नाउ यू आर सेइंग इट इज क्लास 1 बिकॉज आई हैव सीन ऑल द अदर क्लासेस एंड नाउ आई एम डिसाइडिंग इट इज इन क्लास 1। मेक सेंस? यस सर। यस सर। सर 0.5 के केस में हम क्या डिसाइड करेंगे, क्योंकि उसमें तो 50-50 केस है ना।
सॉरी, दोबारा बताइएगा। अदनान, आप कुछ बता रहे थे, दोबारा फिर सर 0.5 के केस में हम क्या कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसमें सर 50-50 केस है ना कि वो क्लास 2 में है और नहीं भी है। नहीं, उसके क्लास 2 में होने की चांसेस 50% है, लेकिन क्लास 1 में होने के चांसेस सर में नहीं है। वैसे भी अब हमने जो देखना है कि zero- किस क्लास में होने के उसके चांसेस मैक्सिमम है। सर नहीं, वो अगर हम ये वो तो केस ना ठीक भी है। लेना, अदनान जो बात कर रहा है सर, वो ये कह रहा है कि अगर क्लास 2 में होने के 50 हैं तो क्लास नोट 2 में होने के भी 50 हैं। पर सर उस केस में जो है नोट 2 में होने के जो 50 हैं वो तीनों में डिवाइड भी हो जाएंगे। हाँ जी, लेकिन ये देखें ना, जब आपने 1 में कहा 1 में होने के चांसेस कितने हैं, तो तब आपने बाकी तमाम क्लासेस देख ली हुई थी। जब आपने 2 की बात की तो 2 के लिहाज से आपने बाकी तमाम क्लासेस को देखा हुआ है। अब इस वैल्यू को एज अ थ्रेशोल्ड नहीं ले रहे हम, अब इस वैल्यू को ले रहे हैं कि अच्छा यार 2 में होने के इसके चांसेस इतने हैं, 3 में होने के चांसेस इतने हैं, 4 में होने के चांसेस इतने हैं, 1 में होने के चांसेस 70% है। दैट इज बेटर देन ऑल, सो इट इज इन क्लास 1। टाई तब होती जब 1 में होने के भी 70% चांसेस होते, 2 में भी होने के 70% चांसेस होते, फिर हम देखते कि यार ये 1 में या 2 में। नाउ द Okay, डिसीजन इज क्लियर। मेक सेंस? यस सर। पर सर अगर वो केस क्रिएट हो जाए जिसमें दोनों में होने के उसके चांसेस इक्वल निकल आए तो वो टाई ब्रेकिंग जो है ना, उस वो कॉइन टॉस से ही होती है नॉर्मली, यानी उसको रैंडमली किसी एक जगह में डाल दें, या उसके लिए पोस्ट प्रोसेसिंग होती है कई दफा। ठीक है ओके ना, जो कुछ सिनेरियो में जस्टिफाइबल होती है, कुछ सिनेरियोस में नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक इमेज है, उसके हर पिक्सल को आप क्लासिफाई कर रहे हैं कि ये रेजिडेंशियल पिक्सल है या ये नॉन रेजिडेंशियल पिक्सल है, ये किसी मकान के साथ, बिल्डअप एरिया के साथ बिलोंग करता है या नहीं करता। ठीक है, और अब ये प्रॉब्लम ऐसी है कि इसमें आपको पता है कि अगर काफी सारे पिक्सल साइडों पे जो हैं वो रेजिडेंशियल हैं, तो बीच में एक आध पिक्सल अगर नॉन रेजिडेंशियल का भी आ गया तो वो असल में रेजिडेंशियल ही होगा, वो कोई नॉइज होगी या किसी वजह से मिसक्लासिफाई हो जाएगा। तो इसको, या अगर इसके चांसेस आ रहे हैं कि ये रेजिडेंशियल भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंशियल भी हो सकता है, इक्वल चांसेस आ रहे हैं, तो सराउंडिंग की मदद से आप इस लेबल को पोस्ट प्रोसेसिंग में डाल के कह सकते हैं कि यार दिस इज रेजिडेंशियल, क्योंकि इसके नेबरिंग रेजिडेंशियल है। सो कुछ, अब ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसमें आप टाई ब्रेकिंग एक खास तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कई दफा ये टाई ब्रेकिंग जो है ये करना, यानी आई मीन इट डिपेंड, टाई ब्रेकिंग कैसे करते हैं, समटाइम्स इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम एंड समटाइम्स यू जस्ट रैंडमली असाइन इट सम क्लास। मेक सेंस? यस सर। ओके, ये मुझे बार बार देखना पड़ता है, मैं पता नहीं कनेक्शन लॉस ना हो गया हो। सो ओके, वन मोर थिंग, जब हम कहते हैं कि यार ये M1 जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 देता है, M2 प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 2 देता है, M3 प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 3 देता है, M4 प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 4 देता है, तो ये प्रोबेबिलिटीज का सम जो है ये फिर 1 होना चाहिए। अगर 1, 2, 3 और 4 में ही कोई एक पॉइंट जा सकता है तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए ना। इस केस में आप देखें 1 से ज्यादा हो रहा है, ये 0.7 प्लस 0.5 प्लस 0.4 प्लस 0.1 है ना। यस सर, इसका ये मतलब है कि वो पूरी तरह श्योर नहीं है 100% कि वो क्लास 1 किसी एक ही क्लास के अंदर से हो। यस, श्योर नहीं है, लेकिन वी कैन बिल्ड दिस श्योरिटी। लेट्स से मैं नई वैल्यूज जो हैं वो इस तरह से लिखता हूं, m1 hat xt and that is equal to 0.7 divided by 0.7 plus 0.5 plus 0.4 plus 0.1। ठीक है, similarly m2 hat xt is 0.5 divided by the whole sum, 0.7 plus 0.5 plus 0.4 plus 0.1। अब जो वैल्यू पहले बड़ी थी वो अब भी बड़ी रहेगी, इसी तरह m3 hat, इसी तरह m4 hat, सब एक ही नंबर से सारी वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, तो जो पहले वैल्यू बड़ी थी वो अब भी बड़ी रहेगी। ठीक है, लेकिन अब अगर आप गौर से देखें, m1 hat प्लस m2 hat प्लस m3 hat प्लस m4 hat किसी एक डेटा पॉइंट के लिए दे एड अप टू 1।
इज दैट ट्रू? अच्छा, लेकिन इसका फायदा क्या होगा? मैं खुद इसको मैप करने का कर तो दी, लेकिन फायदा क्या उसका? अब ना वो डिसीजन जो है ना वो प्रॉपर वो उस पे हो जाएगा, यानी ये दिस बिकम्स नाउ अ प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, दिस बिकम्स अ प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि किसी एक डेटा पॉइंट ने क्लास 1, 2, 3 या 4 में डिस्ट्रीब्यूट होना है तो ये उसकी प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सैम्पलिंग के टाइम पे काफी फायदे होते हैं। फॉर एग्जांपल एनएलपी के अंदर जो है ना वो सेंटेंस क्रिएशन, सेंटेंस जनरेशन वगैरह के टाइम पे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होती है नए सेंटेंसेस, नए वर्ड्स बनाने के लिए, ताकि उसमें से सैम्पलिंग की जा सके। क्लासिफिकेशन के लिए शायद इतना नजर नहीं आ रहा कि चलें ये प्लस नाम भी करें, दैट इज फाइन। लेकिन लॉट ऑफ द केस, यानी पहली बात तो ये कि ये ट्रांसफॉर्मेशन करने से, यानी इसको प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में कोई नुकसान नहीं है। पहली बात तो ये कोई चीज यानी हमने लूज नहीं की। लेकिन इसके फायदे, इन काफी सारे कॉन्टेक्स्ट में इसके फायदे काफी सारे आ जाते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन बन जाता है ये प्रॉपर। और इस प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन से सैम्पलिंग करना अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो जाता है, जो काफी सारी एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड होता है। मेक सेंस? यस सर। ओके। और इसको कहते हैं, कोई मुझे इसका नाम बताएगा, ये जो मैंने पूरा काम किया है, ये 1 वर्सेस नॉट 1, 2 वर्सेस नॉट 2, ये, और फिर मैंने प्रोबेबिलिटीज जमा की, लेकिन ये प्रोबेबिलिटीज सारी जो हैं ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बन रही थी, फिर मैंने इनको नॉर्मलाइज कर दिया और ये भी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है। इसका एक पर्टिकुलर नाम है, अगर मुझे कोई बताए इस पूरी स्कीम का। एनीवन? सलाहुद्दीन? सर नाम पता होता तो मैं आपको डायरेक्ट नाम बता देता टेक्निक का। अच्छा, आप टेंसर फ्लो यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए ये। जो टेंसर फ्लो यूज करते हैं या पाइटॉर्च यूज करते हैं या मैक्सनेट यूज करते हैं, वो तो फौरी तौर पे बता देना चाहिए उनको कि ये क्या चीज है। हिंट मैंने दे दिया आपको। नॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा नॉर्मलाइज्ड होती है, नहीं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनती तब है। सर हिंट आपने क्या दिया? टेंसर फ्लो। सर नो आइडिया। एनीवन एल्स? चलिए मैं आपको एक और हिंट दे देता हूं। ये जो भी टेक्निक है ये एस से शुरू होती है और ये एक्स पे खत्म होती है। एक्स से शुरू होती है, एस से शुरू होती है, एक्स पे खत्म होती है। क्या नाम था? मुझे नाम नहीं अभी याद आ रहा मुझे। सर इसका नाम था, बीच में कहीं पे टी भी आता है। सॉफ्टमैक्स। सॉफ्टमैक्स, दिस इज कॉल्ड सॉफ्टमैक्स। ओके, न्यूरल नेटवर्क्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, वो यही टेक्निक होती है। बाइनरी क्लासिफायर को मल्टी क्लासिफिकेशन में डिवाइड करने के लिए ये 1 अगेंस्ट नॉन, यानी हर क्लास के अगेंस्ट जो बाकी सारी क्लासेस उसके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग की जाती है, फिर जो वैल्यूज आती हैं उनको नॉर्मलाइज किया जाता है, और ये जो लास्ट नॉर्मलाइजेशन लेयर होती है ये पूरी, दिस इज कॉल्ड सॉफ्टमैक्स लेयर। जब हम न्यूरल नेटवर्क्स पे जाएंगे मैं आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन यही तफसील है बाय द वे उसकी भी। बाइनरी क्लासिफायर को मल्टी क्लास में कन्वर्ट करने के लिए द बेस्ट वे इज सॉफ्टमैक्स। सर इसका ग्राफ भी हर दफा इसीलिए डिफरेंट आता है। किसका ग्राफ? सॉफ्टमैक्स का, यानी बाकी जो भी ऑप्टिमाइजर फंक्शंस यूज होते हैं लास्ट लेयर के ऊपर, उनके ग्राफ यानी सेम रहते हैं, इसका ग्राफ चेंज हो जाता है। यानी एक रेंज के अंदर है बट ग्राफ चेंज हो जाता है। पता नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है ग्राफ से आपकी क्या मुराद। जब मैं यानी ग्राफ अगर बनाई, जैसे सिग्मॉइड का ग्राफ बनता है ना सर, जैसे इसका भी बनता है, बट इसका कोई एक स्पेसिफिक ग्राफ नहीं है क्योंकि इनपुट पे डिपेंड कर रहा होता है ना। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फर्क होती है हर दफा। इसमें अगर आप देखें M1 हैट जो है ये एक, यानी ये सिंपल, अगर आप M1 देखें ना तो ये एक खुद से एक सिग्मॉइड है। M2 जो है ये खुद से एक सिग्मॉइड है। M3 खुद से एक सिग्मॉइड है। M4 खुद से एक सिग्मॉइड है।
ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका ग्राफ तो फर्क बनेगा ना। इसका Yes, ग्राफ sir. कुछ इस तरह से आप बनेगा, यूं कर लें आप, M1 के चांसेस कितने, M2 के कितने, M3 के कितने, M4 के कितने, कुछ इस तरह से Yes. बनेगा। ठीक, so yeah, so that is how can you extend a binary classifier to multi-class classifier. इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये एक्सटेंशन आसान थी इन द केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बिकॉज लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमें प्रोबेबिलिटीज देता है। ये एक्सटेंशन इंतहाई मुश्किल होगी लीनियर रिग्रेशन के केस में, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन के केस में ये जो वैल्यू है ये हमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं देती कि आप ये क्लास 1 में है, ये क्लास 2 में है। मेक सेंस? Yes, sir. So one reason of this logistic regression is it actually learns the probabilities and return the probabilities. And that way it is very, very easy to extend the logistic regression formulation for multi-classification. The other formulation, extending those to multi-classification, has several issues. और न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो सारे के सारे जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए दे रिलाई ऑन दिस लास्ट यूनिट एज लॉजिस्टिक यूनिट, सिग्मॉइड यूनिट, which is called this softmax layer. Make sense? जब हम वहां पे जाएंगे तो इंशाल्लाह बड़ी तफसील से इसको देखेंगे डीप न्यूरल नेटवर्क्स पे। Yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's about multi-classification. Let me now turn my attention to multi-target regression. Normally hota ye hai, you have and now I'm going to discuss linear regression, but there are multi-targets, more than one target. What happens normally is you have pairs, let's say x1 y1 in training data, x2 y2 and xn yn. That's normally your training data for regression or classification. Let's say this is a regression data, which means these y values are real values. What happens is xi may be a vector in d-dimensional space, but yi is always a real number. This is the regression setup. And we can apply a linear regression model that we have seen earlier for regression. Make sense? Yes, sir. What if you have multiple targets? If for every data point you have a vector of targets to so let's say this is RP. So for example, you have a data point with D entries, and then you have the corresponding vector with P entries. Let's say the value of P is 3, let's say, for now. How can you solve this problem? मेरी बात समझ में आ रही है ना? आप जो चीज प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं वो मल्टीपल वैल्यूज हैं जो आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। कुछ वैल्यूज आपको गिवन है, जो फीचर्स हैं वो आपको गिवन है, उन फीचर्स की बेस पे जो प्रिडिक्ट आप करना चाह रहे हैं वो भी मल्टीपल वैल्यूज हैं, वो कोई एक वैल्यू नहीं है, मल्टीपल वैल्यूज हैं जो आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। सो इसको मल्टी टारगेट रिग्रेशन भी कहते हैं, इसको वेक्टर रिग्रेशन भी कहते हैं। So how can you do that? सर काम तो वही वाला करना है, बस अगर सिग्मॉइड वाला काम ना करें तो प्रोबेबिलिटी नहीं क्रिएट होगी। नहीं, सिग्मॉइड वाला काम तो क्लासिफिकेशन में करते हैं, यस सर। रिग्रेशन में तो सिग्मॉइड लगाते भी नहीं है। यानी ये सर तो अगर linear आप regression simple है। यानी सर ये जो लेट्स से अगर जो y है, मैं वैसे वो सर एक पूछ रहा हूँ, अगर आपने इसकी मिसाल देनी हो कि इसकी मिसाल क्या हो सकती है रियल लाइफ में अगर हम मल्टी टारगेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। लेट्स से मैं
लेट्स से कोई पेशेंट है या कोई पर्सन है, उसके मैंने कोई टेस्ट लिया है और टेस्ट जो है उसमें काफी सारी वैल्यूज हैं, लेट्स से रेड ब्लड सेल काउंट, वाइट ब्लड सेल काउंट, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये काफी सारी वैल्यूज हैं। एंड नाउ आई वांट टू प्रेडिक्ट कि इन द नेक्स्ट 10 मंथ्स व्हाट आर द चांसेस कि ये बंदा जो है ये कैंसर में मुब्तला हो जाएगा। इन द नेक्स्ट 10 मंथ्स व्हाट आर द चांसेस कि ये बंदा हार्ट डिजीज में मुब्तला हो जाएगा। एंड इन द नेक्स्ट मंथ, इन द नेक्स्ट 10 मंथ्स इसका वेट कितना होगा, यानी 10 मंथ्स के बाद इसका वेट कितना होगा। सो देयर मे माइट बी मल्टीपल वैल्यूज दैट आई एम गोइंग टू प्रेडिक्ट बेस्ड ऑन मल्टीपल वैल्यूज। और लेट्स से मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है कि काफी सारे लोगों का ये वाले फीचर्स भी अवेलेबल हैं और 10 महीने के बाद ये वैल्यूज क्या थी ये भी अवेलेबल है। लेट्स से मुझे ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल है। हाउ कैन आई एक्सटेंड दैट? हाउ कैन आई लर्न अ मॉडल दैट प्रेडिक्ट मल्टीपल वैल्यूज? सर अगर हम इसे एज अ क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करें तो फिर तो यही है ना कि इस पूरे सेट के अंदर से हमने ये डिसाइड करना है कि 10 मंथ्स के अंदर से कैंसर होगा या 10 मंथ्स के अंदर से ये। तो अगर हम पहले जब ट्रेन कर रहे हैं डेटा से, लेट्स से तो मैंने अगर हमारा कैंसर की सिविरिटी लेवल देखना है कि कैंसर इसको कितना सीवियर होगा। लेट्स से उसका कोई नंबर है 0.5, 0.3, 0.9, उसका वेट कितना होगा, मैंने ये प्रेडिक्ट करना है। अब ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम तो रही नहीं सर, मैंने ये थोड़ी बताना है कि इसको कैंसर होगा या नहीं होगा, मैंने ये थोड़ी बताना है इसका मैंने बताना है कि वो वैल्यू। सर इन दी एंड हमने यानी बेसिकली अगर हमारे पास ये डेटा मौजूद हो जिसमें प्रेजेंट हो के कैंसर कितना सीवियर हो सकता है और हमारे पास इनपुट डेटा भी मौजूद हो और बाकी यानी डेटास मौजूद हो, तो हम बस अगर डेटा को मॉडल में पास करते हैं और हम ट्रीट करते हैं नीचे वाले पार्ट को डिफरेंट। आपकी आवाज कट गई थी, आपकी आवाज कट गई थी, अगर दोबारा से सर मैं कह रहा था कि अगर हम ऐसा करें कि हम उस वेक्टर सेट को इस तरह ट्रीट करें कि अगर हम सिर्फ उसमें से कैंसर वाले को देख रहे हैं हमने आउटपुट रिजल्ट में, और हम उस डेटा पे ट्रेन करते हैं जो कि उन सारे फीचर्स मिलके ये रिप्रेजेंट करेंगे कि उसका कैंसर का सेवेरिटी लेवल आगे जाके कितना होगा। तो एंड पे अगर हम 0 से 1 के दरमियान मैप नहीं करते तो उसने जनरेट तो एक यानी रियल नंबर ही करना है ना। तो अगर वो सिर्फ कैंसर के लिए रियल नंबर जनरेट करता है तो इस तरह हम फिर डेटा देते हैं जो उसको किसी और डिजीज के लिए ट्रेन करें मॉडल को, और फिर कुछ और देते हैं उसके लिए, यानी कि एक तरह से हम मॉडल को डिफरेंट डिफरेंट डेटा पे ट्रेन करते हैं ताकि उसके वेट्स कैंसर के लिए भी एडजस्ट हो जाएं और उसके लिए भी एडजस्ट हो जाएं और उनको आपस में वो फिर यानी चेक भी कर लें कि अगर इसको इस डिजीज में से कितना हो सकता है, इसमें से कितना हो सकता है। तो यानी एक तरह से हम जिस तरह निकाल क्लासिफिकेशन में रहे और प्रोसेस उसी तरह परफॉर्म करें, बट प्रोबेबिलिटी ना निकालें इस केस में। प्रोबेबिलिटी तो निकालनी भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी तो इसमें चाहिए भी नहीं है, इसमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, इसमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड भी नहीं है। So let me give you a solution and then we will discuss. For example, अगर मैं x1 ट्रांसपोज नॉर्मल इक्वेशन, सर सूडो इनवर्स ही, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही आना है, हमने डब्ल्यूएस निकालने हैं। तो ये नॉर्मल इक्वेशन कौन बता रहे थे? मैं ही हूँ सर। अच्छा, क्या निकाल दें सर? सूडो इनवर्स के थ्रू ही हम सिंपल, हमारे पास मैट्रिक्स तो है ना, डेटा गिवन है, हमारे पास टारगेट्स भी हैं, तो उसके हिसाब से हम इनवर्स निकाल के तो वो डब्ल्यूएस निकाल। आवाज कट रही है यार, आपने ये इसके साथ तो कनेक्ट नहीं किया हुआ? अभी आ रही है सर? जी अब बताइएगा जरा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी अब बताइएगा जरा प्लीज। सर अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है, आ रही है। सर मैं कह रहा था कि आप, हमारे पास डेटा तो है ना, डेटा भी गिवन होगा और हमारे पास टारगेट्स भी गिवन होंगे, मतलब वो चाहे वेक्टर फॉर्म में ही हो। अभी हमारे पास y नहीं है तो y का एक मैट्रिक्स है, तो हम उसमें सिंपल सूडो इनवर्स लगा के तो हम निकाल सकते हैं डब्ल्यूएस। हाँ ये बात समझ तो आ रही है मुझे। वैसे ये कह रहे हैं कि व्हाट इफ, यानी अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूं, लेट्स से दैट्स अ एक्सटेंडेड वेरिएंट एंड दैट्स आवर w एंड दैट गिव्स अस y1, और ये अगर मैं इसको पिक्चर फॉर्म में ड्रॉ करूं तो ये कुछ यूं है, यानी अगर y1 सिर्फ एक नंबर है तो ये कुछ इस तरह से होगा।
x1 extended form in row form into W, which is in column form, and that gives a number y1, which is just a number. And then we can go on for concatenating several of these. Let's say x2, xn, extended variant, and that will give us the predictions. Y2 hat. Oh, sorry, this is at the training time, this is not this. So this matrix, this particular matrix is normally n by d plus 1. This particular matrix, which is again y hat, w hat, is d plus 1 by 1, and this is n by 1. क्या चेंज करें कि ये y1 जो है, क्योंकि अभी तो y1 एक नंबर होगा, एक रियल नंबर होगा तभी मैनेज होगा. अगर ये एक रियल नंबर ना हो तो क्या करें? अगर ये लेट से 3 नंबर्स हों, व्हाट शुड वी डू? सर हम अगर ये W वाले को मैट्रिक्स बना लें, यानी पहला उसमें से रो रिप्रेजेंट करे कैंसर के लिए वेट्स, फिर दूसरा दूसरी डिजीज के लिए वेट्स, इस तरह करके. Excellent. That's the idea. So the idea is the following. मैं इस पूरे मैट्रिक्स को मैं नाम दे रहा हूं x hat का. x hat ये मैट्रिक्स है n by d plus 1 का. ठीक है? x hat, it's a big giant matrix. सही है? Times, now I have w1 hat, w2 hat, w3 hat as my columns. W1 will be responsible for the first target. W2 will be responsible for the second target, and W3 will be responsible for the third target. And now this will be y11, y12, y13, that will be a matrix. Then y21, y22, y23, and so on, yn1, yn2, and so on. Make sense? Yes? Yes, sir. If I write this whole matrix as W hat, and this whole matrix has capital Y, then the relationship is the following. X hat into W hat equals to Y. And X has dimensions like n into d plus 1. W has dimensions as d plus 1 into 3. In this case, we have 3. And Y has dimensions, which is n into 3. And everything is consistent. Yes? Yes, sir. Yes, sir. And now we can find out this W hat again using pseudo inverse. X hat transpose times X hat inverse X hat transpose Y. That's the solution. Make sense? Yes, sir. Yes, sir. Now, if the test point appears xt, and I want to predict these 3 values, what I will do, I will transpose it, extend it, and will multiply that with W hat. That will give me 3 numbers, number 1, number 2, number 3. And these 3 numbers are my predictions. Make sense? Yes, sir. Yes, sir. This is when I want a multi-target regression in the original space, linear.
what if I want to fit a polynomial in the multi-target setting? What should I do? सर मैपिंग करके कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। Exactly. पहले उसको चेंज कर लें डायमेंशन से ताकि वो लीनियर बन जाए, फिर pseudo inverse अप्लाई कर लें। Exactly. So everything is just same. You have to come up with this value, this new value. Rest of the things are exactly the same. So you, whatever polynomial you are going to get, उसके लिहाज से ये फीचर्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ये फीचर्स ट्रांसफॉर्म होंगे तो बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली वही रहेंगी, बाकी वही लीनियर रिग्रेशन है जैसे पहले चलनी है, एग्जैक्टली वैसे चलेगी। Make sense? Yes, sir. Okay, great. So any question about multi-classification and multi-target regression? Any question? No? No, sir. No, sir. Okay. Now we are going to move towards support vector machines. One of the most, what should I say? One of the best practical and theoretical classifier. Actually, neural network से पहले जब LeNet introduce हुआ था ना, LeNet, यान लिकून ने जो पहला न्यूरल नेटवर्क दिया था हैंड रिटन रिकग्निशन के लिए, तो पहला ये क्लासिफायर LeNet था जिसकी परफॉर्मेंस जो थी वो SVM से कंपेरेबल थी। उससे पहले SVM वाज यूज्ड जस्ट लाइक अ डिफॉल्ट क्लासिफायर। ये इतना बेहतरीन क्लासिफायर था और हम इंशाल्लाह 2 से 3 लेक्चर्स इसके ऊपर स्पेंड करेंगे कि ये सपोर्ट वेक्टर मशीन है क्या। पता नहीं इसको सपोर्ट वेक्टर मशीन क्यों कहने लगे हैं, ये सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर होना चाहिए था। और अगर आप scikit-learn में देखें ना तो ये SVC के नाम से है, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, अगर आपने यूज करना हो। लेकिन क्लासिकली इसका नाम जो है वो सपोर्ट वेक्टर मशीन है ये क्लासिफायर। अब तो खैर सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर्स भी मौजूद हैं अगर आपने रिग्रेशन करनी हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये आइडिया इसका है क्या। कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता है। लीनियर डिस्क्रिमिनेंट कैसे कहते हैं? ऐसा क्लासिफायर जो लीनियर हो उसको लीनियर डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और वो नॉर्मली बाइनरी क्लासिफायर होता है। ठीक है, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट। मेक सेंस? A classifier that has a linear boundary is called linear discriminant. Yes? Yes. और ये मैंने टू डायमेंशनल के केस में दिखाया हुआ है। अगर आपके फीचर्स 3 डायमेंशंस में हो तो ये जो लीनियर बाउंड्री है वो एक प्लेन होगी। ये आपको राइट साइड पे नजर आ रहा होगा। यस, ये भी लीनियर डिस्क्रिमिनेंट ही है लेकिन ये 3 डायमेंशंस में है। जब आपकी फीचर्स जो हैं वो 3 डायमेंशंस में हो, ज़ाहिर है 3 डायमेंशन में फीचर्स होंगे तो उनको लीनियरली सेपरेट करने वाला एक प्लेन होगा ना, लाइन तो नहीं होगी फिर। इज दैट ओके? और ये भी हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर ओरिजिनल इनपुट स्पेस हो जिसमें इसमें डेटा जो है वो लीनियरली सेपरेबल ना हो, then we can transform the features and then can find out a linear separator. ये एग्जैक्टली वही है जो हम पहले भी करते हैं। फीचर्स को ट्रांसफॉर्म, यानी पोलिनोमियल फिट करने का मतलब क्या है? पोलिनोमियल फिट करने का मतलब है कि फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करके नई स्पेस में ले जाएं और उधर लीनियर फिट कर दें नई स्पेस के अंदर। दैट इज कॉल्ड अ फीचर स्पेस। यस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे देखें ये डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं है, कोई ऐसी लाइन एग्जिस्ट नहीं करती कि ये डेटा सेपरेबल हो सके। सो वी कुड ट्रांसफॉर्म द फीचर्स to a higher dimensional space and there we can fit a linear boundary. Again, that correspond to some polynomial fitting in the original space. Original space में जो boundary होगी वो non-linear होगी, लेकिन feature space के अंदर यानी transform space के अंदर जो boundary होगी वो linear होगी। ये हम already देख चुके हुए हैं। Yes? Yes. यहाँ पे सिर्फ जो important एक symbol मैंने introduce किया है वो ये phi है। ये phi समझ लें एक function है जो transform करता है, यानी इसको यूं समझ लें कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है xi, तो मैं phi फंक्शन से उसको गुजारूंगा तो मेरे पास एक नया वेक्टर आ जाएगा xi
लेट्स से इसको इसको जी आई कहते हैं, बल्कि जी हम कहते हैं शायद, ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स को हम जी कहते हैं, है ना? Yes, sir. So that is zi. So let's say this phi is mapping from x to z. So this is that phi. Clear है? Yes, sir. या phi की जगह कोई अच्छा नाम लिखना है तो कोई और अच्छा नाम लिखते हैं, ट्रांसफॉर्म या जो भी, या यूं समझ लें जैसे ये पाइथन में एक फंक्शन है जिसको आप कॉल करते हैं, ये इनपुट आर्गुमेंट है, ये उसकी आउटपुट है या रिटर्न वैल्यू है. मेक सेंस? Yes, sir. Okay. So what is SVM? What is the goal of SVM? अगर इस लेफ्ट साइड वाली फिगर को आप देखें गौर से, इसमें मैंने ये दो क्लासेस हैं, ये एक ये पता नहीं ऑरेंज किस्म का कलर है इसमें, और एक ये ग्रीन किस्म के कलर में है, ये दो क्लासेस हैं. और दोनों क्लासेस को सेपरेट करने के लिए मैंने काफ़ी सारी लीनियर डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे ड्रॉ किए हैं. फॉर एग्जांपल एक ये ऑरेंज कलर का डिस्क्रिमिनेंट है, ये आप देख रहे हैं, एक ये ग्रीन डिस्क्रिमिनेंट है, ये जो जा रहा है, एक ये पता नहीं कौन सा कलर है, सियान, ये डिस्क्रिमिनेंट है, एक ये पर्पल डिस्क्रिमिनेंट है. और अगर आप हर क्लासिफायर, हर डिस्क्रिमिनेंट को देखें ना, तो उसी कलर में मैंने एक मार्जिन ड्रॉ किया हुआ है, यानी उसके करीब 3 पॉइंट जो है वो उससे कितना दूर है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये ग्रीन वाले को आप देखें ना, तो ये ग्रीन बाउंड्री है, करीब 3 पॉइंट जो किसी भी क्लास का है, इसके करीब 3, उतना एरिया मैंने शेडेड किया हुआ है. इस डिस्टेंस को कहते हैं मार्जिन. इस क्लासिफायर का या इस डिस्क्रिमिनेंट का मार्जिन कितना है. मेक सेंस? इसी तरह अगर आप ये इसको देखें तो इसका मार्जिन ये वाला डिस्टेंस है, इधर भी ये वाला डिस्टेंस है, तो मार्जिन ये है. ये राइट साइड पे मैंने शो किया हुआ है वो क्लासिफायर या वो डिस्क्रिमिनेंट जिसका मार्जिन सबसे ज्यादा है, यानी इट हैज अ ह्यूज मार्जिन. द क्लोजेस्ट पॉइंट जो इस बाउंड्री के बिल्कुल करीब है, क्लोजेस्ट पॉइंट कितना दूर है, वो जो डिस्टेंस है ना क्लोजेस्ट पॉइंट का, उस डिस्टेंस को कहते हैं मार्जिन. ये जो क्लासिफायर, ये जो डिस्क्रिमिनेंट मैंने राइट साइड पे शो किया हुआ है, दिस इज अ मैक्सिमम मार्जिन डिस्क्रिमिनेंट. इसका मार्जिन बाकियों की निस्बत सबसे ज्यादा है. इज दैट ट्रू? Yes, sir. यस, नो? Yes, sir. So the idea of support vector machine is to find out a linear boundary. जैसा कि लीनियर रिग्रेशन भी लीनियर बाउंड्री लेके आती है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी लीनियर बाउंड्री लेके आती है. एसवीएम वो लीनियर बाउंड्री लेके आएगा यानी वो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट लेके आएगा, यानी वो W's और W0 लेके आएगा, सच दैट के उस प्लेन का या उस लीनियर बाउंड्री का मार्जिन मैक्सिमम हो. There does not exist any other linear boundary that has better margin than the one that SVM brings. Make sense? Yes, sir. इसके पीछे रीजन क्या है मैक्सिमम लेने की? जितना मार्जिन ज्यादा होगा उतना आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल बूस्ट होगा ना. मिसाल के तौर पे मैं एक बाउंड्री ड्रॉ करता हूं. ये अभी मैं ब्लैक कलर में करने लगा हूं. आप बताइएगा ये बेहतर है या ये जो इसमें ड्रॉ की हुई है वो बेहतर है? आप खुद से बताइएगा. ये सेपरेटर तो ये भी है ना, लेकिन एरर करने का मार्जिन इसके पास बहुत थोड़ा है. यानी थोड़ा सा पॉइंट, ये जो पॉइंट है ग्रीन, ये थोड़ा सा इधर हो जाए इस जगह पे, तो आपका क्लासिफायर कहेगा गलत है. इस क्लास में मार्जिन इसके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत थोड़ा है. यस, ठीक है, समझ आ गई. इतना मार्जिन ज्यादा होगा उतना आप, यानी ये मार्जिन है क्या, ये मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतने चांसेस कम है कि आप एरर करेंगे. क्लासेस को जितना मैक्सिमम आप सेपरेट कर सकते हैं. क्लासेस को मैक्सिमम सेपरेट करने की एक मैयर ये है कि जो आपके करीब 3 पॉइंट्स हैं, जो करीब 3 पॉइंट्स हैं वो दूर से दूर हो. अगर करीब 3 पॉइंट बहुत दूर होगा तो जो बाकी पॉइंट्स हैं वो तो बहुत ही ज्यादा दूर होंगे ना. यस सर. यस यस सर. सो
ये दो टर्म्स अक्सर अक्सर यूज होती हैं, एक होती है हार्ड मार्जिन, एक होता है सॉफ्ट मार्जिन। हार्ड मार्जिन या जिसको मैंने अभी डिफाइन किया वो मार्जिन है, ये जो मिनिमम, ये जो डिस्टेंस होता है टू द क्लोजेस्ट पॉइंट। सॉफ्ट मार्जिन जो होता है वो कई दफा आप कुछ पॉइंट्स को अलाउ कर देते हैं कि वो आपके एक्चुअल मार्जिन से कम हो, लेकिन मार्जिन डिफाइन आप उनकी सूरत में नहीं करते। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाए ना कि मैंने मार्जिन इसी तरह से डिफाइन करना है कि जो मेरा क्लोजेस्ट पॉइंट है उससे डिस्टेंस, सो कुछ पॉइंट्स एरर्स की वजह से या नॉइज की वजह से या बाज़ औक़ात डेटा लीनियरली सेपरेबल होता ही नहीं है, विच मीन्स कि कोई ऐसी लीनियर बाउंड्री है ही नहीं जो उसको सेपरेट करे, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो वो मार्जिन की कंडीशन वायलेट कर रहे होते हैं, उनको आप एज इट इज रहने देते हैं। यानी कुछ पॉइंट्स वो होते हैं जिनका मार्जिन जो है ना वो थोड़ा होता है एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर मार्जिन, जो एक्चुअल मार्जिन होता है, लेकिन उनको आप इग्नोरेंस में डाल देते हैं कि वी डोंट केयर अबाउट दीज, छोटे मोटे एरर हो रहे हैं, दैट्स फाइन। दिस काइंड ऑफ मार्जिन इन विच द सॉफ्टनेस इज देयर, यानी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैंने हमेशा ही जो क्लोजेस्ट पॉइंट है उससे डिस्टेंस अपना मेजर करना है, दैट्स व्हाट द मार्जिन इज। दिस काइंड ऑफ मार्जिन इज समटाइम्स नोन एज सॉफ्ट मार्जिन। और हम देखेंगे कि ये सॉफ्ट मार्जिन जो है ये काफी ज्यादा जनरलाइजेशन अलाउ करता है, ओवरफिटिंग को रिड्यूस करता है, ये इंशाल्लाह देखेंगे तफसील के साथ। यानी आप कुछ पॉइंट्स को अलाउ कर दें कि वो एरर कर दें, दैट्स फाइन, बजाय एग्जैक्टली डिफाइन करना कि नहीं मैंने सेपरेशन इस तरह से करनी है कि भाई बिल्कुल जो क्लोजेस्ट पॉइंट है उसके साथ जो डिस्टेंस है उसको मैंने मैक्सिमाइज करना है। समटाइम्स ये पॉसिबल होगा नहीं। तो अगर 2, 4, 5, 10 पॉइंट्स इस तरह के हैं जिन पे एरर हो रहा है और बाकियों पे मार्जिन बड़ा अच्छा आ रहा है, जस्ट गो विद दैट एंड दैट विल रिड्यूस ओवरफिटिंग, वी विल सी दैट। मेक सेंस? Okay, sir. Yes. Okay. Now the idea is the following. One way of defining confidence, like जैसे logistic regression में हमने define किया था probability value. One way of defining confidence for a point कि वो point जितना boundary से दूर होगा उतना हम ज्यादा confident होंगे कि वो class 1 में है या class, for example, ये point, इस point के बारे में आपका confidence काफी ज्यादा होगा कि this belongs to class 1. इस पॉइंट के बारे में आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा होगा कि दिस बिलोंग्स टू क्लास -1। लेकिन ये जो करीब पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट हो गया, या यानी जितना कोई पॉइंट बाउंड्री के करीब होगा उतना आपकी कॉन्फिडेंस वैल्यू समहाउ कम होगी कि ये, यानी ये अगर पॉइंट यहां पे है इस जगह पे, या इस जगह पे कोई पॉइंट आ रहा है या इस जगह पे कोई पॉइंट आ रहा है, तो आप ये तो बता सकते हैं कि ये क्लास -1 में है, लेकिन द कॉन्फिडेंस एज with respect to this point as compared to this point, there is a difference in confidence. Make sense? Yes, sir. Okay. और दूसरा चीज ये ध्यान में रखिएगा कि जो मार्जिन है वो क्लोजेस्ट पॉइंट से डिफाइन होता है, और वो दोनों क्लासेस का क्लोजेस्ट पॉइंट उतने ही डिस्टेंस पे होगा। मिसाल के तौर पे अगर एक क्लास का क्लोजेस्ट पॉइंट जो है वो 2 यूनिट्स के फासले पे है और दूसरी क्लास का जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो लेट्स से 4 यूनिट्स के फासले पे, क्लोजेस्ट पॉइंट्स, बाकी सारे पॉइंट्स इधर हैं, ये सारे पॉइंट्स इधर हैं, तो मैं हमेशा इसको 1 यूनिट राइट पे शिफ्ट करके अपना मार्जिन बढ़ा सकता हूं। यानी अब मैं इसको 3 पे कर लूंगा और इसको भी 3 पे कर लूंगा। मार्जिन तो क्लोजेस्ट पॉइंट पे है ना, क्लोजेस्ट पॉइंट पहले 2 था, इधर 4 था, तो मेरा मार्जिन 2 हुआ। अगर मैं इसको राइट पे शिफ्ट करके ये डिस्टेंस 3 कर लूं तो इधर से भी ये डिस्टेंस 3 हो जाएगा, तो अब मेरा मार्जिन पहले की निस्बत बढ़ गया ना। Yes, sir. सो मार्जिन हमेशा क्लोजेस्ट पॉइंट पे डिफाइन होता है और वो मार्जिन वाले पॉइंट्स दोनों क्लासेस पे उतने ही डिस्टेंस पे होते हैं, अदरवाइज हमेशा प्लेन शिफ्टेबल होता है। मेक सेंस? Yes, sir. Okay. So SVM, the problem. Find out a separating surface या separating hyperplane या plane या linear boundary such that even the closest point to the surface, to the boundary, surface को आप boundary समझ सकते हैं, is as far away as possible. That's the question. आपने वो प्लेन फाइंड आउट करना है कि उस प्लेन के जो करीब 3 पॉइंट है वो जितना दूर हो सके उतना बेहतर है।
इसकी मिसाल यूं ले लें, इसकी मिसाल यूं ले लें, लेट से ये एक प्लेन फाइंड आउट किया जाता है, इसके करीब 3 पॉइंट ये है, लेट से इसका डिस्टेंस है 2 यूनिट। कोई और प्लेन है जिसके करीब 3 जो पॉइंट हो उसका डिस्टेंस 2 यूनिट से ज्यादा हो? हाँ जी, ये है। इसके करीब 3 लेट से इसके करीब 3 ये पॉइंट है और इसका यूनिट, इसका डिस्टेंस है 3 यूनिट, इसका मार्जिन है 3। क्या कोई और प्लेन है जिसका मार्जिन इससे भी बेहतर हो? यस, देयर आर इन्फिनिटली मेनी प्लेन्स with their own margins. You have to find out the one with maximum margin. हर प्लेन का क्लोजेस्ट पॉइंट अपना कोई होगा, हर प्लेन का मार्जिन डिफाइन करने वाले पॉइंट्स अपने होंगे। किसी प्लेन का मार्जिन कोई पॉइंट डिफाइन कर रहे होंगे, किसी प्लेन के लिए मार्जिन कोई पॉइंट्स डिफाइन कर रहे होंगे, लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट अ प्लेन, उसको उसके मार्जिन डिफाइन करने वाले जो भी पॉइंट्स हों उस प्लेन का मार्जिन मैक्सिमम हो। Is that okay? Yes, sir. And that's a really hard problem. There are infinitely many planes out there. Every plane has its own margin. You have to find out the plane with the maximum margin. That's a problem. Make sense? Yes, sir. एक छोटा सा, मैं इसकी डेरिवेशंस पे तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे कि ये करेंगे कैसे, और उस पर थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको रिलेट कर दूं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को और सपोर्ट वेक्टर मशीन को। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी आप एक ऐसी बाउंड्री फाइंड आउट करते हैं कि सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो उससे दूर हों। क्यों? याद रखें जो लॉजिस्टिक फंक्शन था, इफ यू रिमेंबर, 1 प्लस e raised to the power minus w transpose xi plus w naught, ये वाली वैल्यू जो है ये कितनी बड़ी होगी उससे ये पूरी वैल्यू जो है ये किसी एक एक्सट्रीम पे जाएगी। ये वैल्यू यानी ये जिस पे मैंने ओवल ड्रॉ किया है, this value, जिस पे मैंने ओवल ड्रॉ किया है, if this value is extremely large, then the overall value will be either very close to 1 or very close to 0. और ये वैल्यू अगर आप इसको गौर से देखें, ये वैल्यू है क्या? किसी एक पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस। यस, अगर पॉइंट एक्स आई प्लेन के ऊपर है तो ये वैल्यू 0 होगी, अगर वो प्लेन से दूर है तो जितना दूर होगा ये वैल्यू उतनी बड़ी होगी। यस? Yes, sir. अच्छा, अब ये वैल्यू चूंकि डिफाइन कर रही है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द बाउंड्री, तो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ये टोटल वैल्यू या 0 के करीब जाएगी या 1 के करीब जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन के इसका साइन क्या है, ये माइनस साइन में वैल्यू बड़ी है या पॉजिटिव साइन में वैल्यू बड़ी है। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी हम इस वैल्यू को या 0 करना चाहते थे या 1 करना चाहते थे। रिमेंबर दैट? Yes, sir. विच मीन्स के लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी हम एक ऐसा प्लेन फाइंड आउट कर रहे थे कि सारे के सारे पॉइंट्स उससे जितने दूर पॉसिबल हो चले जाएं, ताकि ये जो वैल्यू है ये 1 या 0 के करीब आए। दैट्स व्हाट वी वर लर्निंग इन क्रॉस एंट्रोपी लॉस। रिमेंबर? Yes, sir. एसवीएम भी यही कर रहा है। एसवीएम ने यानी लॉजिस्टिक रिग्रेशन कह रहा है कि सारे के सारे ऐसा प्लेन फाइंड आउट करो कि ऑल द पॉइंट्स दे आर एज फार अवे एज पॉसिबल। एसवीएम कह रहा है कि ऐसा प्लेन फाइंड आउट करो द क्लोजेस्ट पॉइंट्स आर एज फार अवे एज पॉसिबल। तो दोनों की लुक एंड फील तो सेम ही है। अगर क्लोजेस्ट पॉइंट बहुत दूर होंगे तो सारे पॉइंट्स बहुत दूर होंगे, और अगर सारे पॉइंट्स बहुत दूर होंगे तो क्लोजेस्ट पॉइंट भी दूर होंगे। इट टर्न्स आउट, इट लुक्स लाइक logistic regression and SVM both are finding out or trying to find out the hyperplane with a large margin. Make sense? Yes, sir. So what's the difference then? Why SVM is preferred over logistic regression, or at least practically preferred over logistic regression? There are two reasons. One reason that we have seen earlier is the multi-class extension. Logistic regression can be extended to multi-class very naturally. There is no proper way of extending support vector machine to multi-class, just like logistic regression. जैसे logistic regression को
मल्टी क्लास पे एक्सटेंड किया जाता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन को मल्टी क्लास पे एक्सटेंड करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी जो कॉन्फिडेंस वैल्यूज होती हैं दे आर नॉट एग्जैक्टली द प्रोबेबिलिटीज। इसको एक्सटेंड करने के तरीके मौजूद हैं, लेकिन हर तरीके में कोई ना कोई ड्रॉबैक है। और एसवीएम की एक तरीका जो मल्टी क्लास को एक्सटेंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी वैल्यूज का इस्तेमाल करता है, उसका सोल्यूशन कॉन्वेक्स नहीं रहता। So there is a serious problem of extending this binary classification using support vector machine to extend for multi-class. There is a theoretical problem in that. So logistic regression का एक edge ये है over SVM that it can be extended to multi-class. अच्छा, अब तो ऐसा फील हो रहा है जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन एसवीएम से बेहतर है, यानी फिर एसवीएम क्यों अब तक लोग यूज करते रहे और अभी भी करते हैं। The basic edge of SVM over logistic regression is sparsity. ये मैं तफसील से बताऊंगा इंशाल्लाह जब मैं डेरिवेशन करूंगा। जस्ट मैं आपको बता ये दूं कि नॉर्मली होता ऐसे है, ये आपको पता होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ डायमेंशंस बढ़ती जाती हैं, ये आपको याद है कि जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं मॉडल के, ये डिपेंड करते हैं डायमेंशनैलिटी ऑफ फीचर स्पेस। किसी भी फीचर स्पेस की डायमेंशनैलिटी कितनी है, आपके नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं, उस पर डिपेंड करते हैं कि मॉडल कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा या मॉडल के पैरामीटर्स कितने होंगे। यस यस सर। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा डायमेंशंस होंगी, ये हमने देखा ऑलरेडी, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज्यादा होगी क्योंकि उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स ज्यादा होंगे। और अगर आपने पॉलिनोमियल फिट करना है या किसी बड़ी स्पेस में जाना है, तो वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स तो बहुत ज्यादा स्केल कर जाएंगे क्योंकि डायमेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। यस यस सर। Yes, sir. it turns out that we will see in the beautiful derivation of support vector machines that the number of parameters, they don't scale in terms of dimensionality of the feature space. अगर आप फीचर स्पेस को फाई के जरिए बढ़ा भी दें, चेंज भी कर दें, फीचर्स को बहुत ज्यादा फीचर्स पे मैप भी कर दें, the dependence of the number of parameters is not on the dimensionality of the new space. This is the main edge of support vector machine over logistic regression. और इसका फायदा ये होता है कि आप बहुत बड़ी बड़ी डायमेंशनल स्पेसेस में जाके भी ओवरफिट नहीं करते क्योंकि आपका मॉडल सिंपल रहता है, वो डायमेंशनैलिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। और इवन सपोर्ट वेक्टर मशीन में ये भी पॉसिबल है कि आप इनफिनिट डायमेंशनल स्पेसेस पे अपना डेटा फेंक दें। मैं आपको बताऊंगा कैसे। इसको स्पार्स सोल्यूशन कहते हैं, स्पार्सिटी ऑफ सोल्यूशन। The number of parameters in SVM does not depend upon dimensionality. It depends upon the number of points that define the margin. These are called support vectors. अगर ये number of points बहुत थोड़े हों जो margin को define करते हैं, जो यानी margin पे कितने points आ रहे हैं, अगर ये number बहुत थोड़ा हो, the solution will be very, very simple. I will explain that in detail in our next lecture as well. But that's the basic edge of SVM over logistic regression, and that edge is so powerful that SVM in practice performs very, very well on high dimensional data. Make sense? Yes sir. Yes, sir. So I end this lecture here. We will continue our discussion from here on, and I will do all these kind of derivations inshallah in the next lecture. And the derivations may require more than one lecture. I will try my best to cover that in the next lecture, but it may require more than one lectures. ठीक है जी? Yes sir. चलें जी, मैं ये बंद कर रहा हूँ। कल इंशाल्लाह आपका एग्जाम होगा, ठीक है? 11:30 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा। उसका टाइम मैं तब ही अनाउंस करूंगा जब वो एग्जाम शुरू होगा कि कितने बजे खत्म होना है। सो कोई मैं ये नहीं बता रहा कि 1 घंटे का है, 10 मिनट का है, 25 मिनट का है, कितना। 11:30 बजे शुरू होगा। जैसे ही शुरू होगा मैं तब टाइम अनाउंस करूंगा कि इतने टाइम का एग्जाम है, तो आप 11:30 बजे बिल्कुल रेडी बैठे हैं आप। वो हो सकता है 5 मिनट का एग्जाम हो तो 5 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। आई मीन तो आपको 11:30 बजे बैठना पड़ेगा। मेक सेंस? ठीक है। ओके, चलें जी, बहुत शुक्रिया।
ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अस्सलाम हाफिज।